साथ आवाज आ रही है बेटा? तो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है ना, ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक बिटवीन एस और पी ब्लॉक मौजूद होता है और एफ ब्लॉक बॉटम ऑफ द टेबल मौजूद होता है। इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये डेफिनेशन है कि दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हों उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और इसको डी भी कह सकते हो, पार्शियली फिल्ड डी या पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल हो तो उसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल की दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन, एक को कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन। सो इनर ट्रांजिशन क्या होता है जी, और आउटर ट्रांजिशन क्या होता है? आउटर ट्रांजिशन जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनर ट्रांजिशन जो होते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो है ना मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो ट्रांजिशन मेटल्स का जो पहला क्वेश्चन पेज नंबर 58 पे स्टार्टिंग पे, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, कि इन्हें क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। लफ्ज ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज, ट्रांजिशन बोलते हैं दरमियान वाली हालत को, दरमियान वाली स्टेज को। इसे ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 58 पे इसका आंसर है इनके अंदर जो खूबियां हैं वो इंटरमीडिएट हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान की। एस और क्योंकि ये मौजूद भी, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद भी एस और पी ब्लॉक के दरमियान है, सो इनकी एस टू पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में मौजूद है और इनके अंदर खूबियां भी एस और पी ब्लॉक की इंटरमीडिएट हैं। इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और वो खूबियां क्या हैं कि दे आर हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड like they can form covalent bond like p block element। p block वालों की तरह कोवलेंट और s ब्लॉक वालों की तरह आयोनिक बॉन्ड। s ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह ये रिएक्टिव हैं और p ब्लॉक एलिमेंट की तरह ये कहीं पे नॉन रिएक्टिविटी और इनर्टनेस भी शो करते हैं। तो इनका जो करेक्टर है इन दोनों से मिलता जुलता, ये यूं कहिए उनके दरमियान में ना एस वालों से ज्यादा रिएक्टिव है ना पी वालों से लेस रिएक्टिव है। एक्चुअली उनके दरमियान इनकी प्रॉपर्टीज। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? साथ ओके, सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम इसका स्केच बनाएं तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ऐसा इसका स्केच बनेगा कि सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट का रीजन क्या है? 1 2 3 फोर्थ जो पीरियड है, यहां से ये जो एलिमेंट शुरू हो रहे हैं 3D, इसको कहेंगे 4D, इसको कहेंगे 5D। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट,
4D का एंडिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग चीज अगर आप इसमें देखें तो आपको ये नजर आएगी कि एक वैल्यू कम है। वैल्यू कौन सी कम है? अगर पीरियड फोर्थ है, अगर पीरियड फोर्थ है मेरे पास, तो जो सीरीज है वो 3 है, 3D है। अगर फिफ्थ पीरियड है मेरे पास, तो मेरे पास जो सीरीज है वो 4D की है। यानी कि जो एक्चुअली ये जो पीरियड है ये क्या चीज है? ये है n की वैल्यू। तो ये n है और d क्या है? n-1 है। यानी अगर आप इसका एविडेंस देखें तो दोबारा तो आपको नजर आएगा कि ये बेटा अगर n की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू क्या है? 4-1 3D। तो ये आपके पेज, और यहाँ 3D शुरू कहाँ से हो रहा है? पैराडाइम स्कैंडियम से, और ये एंड हो रहा है जिंक पे। इसी तरह ये तमाम एलिमेंट्स की रेंजेस दी हुई हैं 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज की, ठीक है। तो ये और जो F होता है वो उससे भी एक कम होता है। सपोज n-2 करेंगे तो F की वैल्यू आएगी। अगर आप और F की वैल्यू जो ऑर्बिटल की स्टार्ट ही 4 से होती है, अगर 4 से होती है, 4F पहला है, तो n-2, तो अब n की वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, 6, 4 आएगा। तो अब आप जरा ये देखें, वापस जाएं तो इसका मतलब है वो 6 पीरियड के अंदर ही 4F का यहां से स्टार्ट होता है और 5F, यानी कि फिफ्थ पीरियड में या फोर्थ पीरियड के अंदर F ब्लॉक एलिमेंट मौजूद नहीं है। उसकी वजह मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा कि जो F है वो n-2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका पेज नंबर 59 पे भी ये फॉर्मूले हैं, जरा आप चेक करें तो फर्स्ट सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा हुआ है n-1 D 1 to 10, और नीचे लिखा हुआ है सेकंड सीरीज F ब्लॉक एलिमेंट्स n-1 D, उसके ऊपर पावर को करेक्ट कर लें, या गलत है, 1 to 10 और n-2 F 1 to 14 और ns2। ओके जी, आगे क्वेश्चन है जी, व्हाई इज जिंक ग्रुप इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट? ये जो जिंक है ट्रांजिशन एलिमेंट में जो खास खूबी है जो वो ये है कि उनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैंगनीज कभी +1 होता है, कभी +3, कभी +5, तो ये जबकि जिंक जो है ना इसमें हमेशा अक्सर +2 ही रहती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो अब इसकी क्या रीजन है, व्हाई जिंक इज इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट? और दूसरी बात कि जितने भी पहले हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो है इसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट में, जबकि जिंक में जो है वो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। जिंक जो है उसमें फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, जबकि जो कि डेफिनेशन। अब इसको हम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन वो इसी में ही आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लाई करता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स वो होते हैं जो सिक्का बनाने के काम आने वाले मेटल हैं। सो कॉइन उन मेटल्स के बनाए जाते हैं जो कि लेस रिएक्टिव हो। सिक्का ऐसा नहीं यूज करते कि रिएक्टिव मेटल का कि उसको आप रखें वो एयर से, ह्यूमिडिटी से जल्दी रिएक्ट कर जाए और सिक्का खराब हो जाए, पहली चीज। और जो हार्ड हो थोड़ा सा, तो चूंकि ये दोनों खूबियां मौजूद हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, इस वजह से वो कॉइन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें खास तौर पे कॉपर है वो यूज होता है, और जो कॉपर का सीरीज है, सिल्वर कॉपर का ब्लॉक और सिल्वर का ब्लॉक जो है ना, या ग्रुप जो आप कह लें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पे है? बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक।
एस एंड पी ब्लॉक जो है ना डी ब्लॉक की पोजीशन होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या फर्क होगा? टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये होते हैं। टिपिकल एक ऐसी टर्म को कहते हैं कि जब कहते हैं कि किसी के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं ये टिपिकल है। टिपिकल से मुराद है कि अपनी फैमिली जैसी हैं या अपने ग्रुप जैसी हैं या जो प्रिडिक्टेड था वो हैं, उन्हें बोला जाता है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन टिपिकल वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज उनसे मैच ना हो, जैसे जिंक वाले। अब जिंक जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप 2b और ग्रुप 3b ये नॉन टिपिकल हैं, बाकी तमाम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सही है। ओके जी, जनरल फीचर्स क्या खूबियां हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स तमाम के तमाम मेटल्स हैं। दे आर मेटेलिक इन नेचर, ऑल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़े या ज्यादा हो सकते हैं। ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, दे आर यूज एज कैटलिस्ट, ये इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है हमारे यहाँ। उसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद वे ये अलॉयज बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये इनकी खूबी है बच्चे, अलॉयज फॉर्मेशन होती है। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इनका, डिस्टिंग्विश करने वाला इनको बाकियों से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके चार्जेस चेंज होते रहते हैं कंपाउंड टू कंपाउंड। सही है। और the ions and the compounds are colored in the, और ये colored compounds बनाते हैं, ठीक है, colored compounds भी बनाते हैं। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। सर ये क्विक क्विज का 4 क्वेश्चन बता दें। जी बेटा, ये क्विक क्विज का 4 क्वेश्चन। फोर्थ क्विक क्विज का फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, ये जो डिस्कस करना है ना, ये पेज नंबर 63 पे मौजूद है। पेज नंबर क्विक क्विज का जो 4 क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 63 पे जब हम आगे चलेंगे ना तो इसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। समझ आई, ये टॉपिक आगे है, ये पीछे का नहीं था कि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं। समझ आइए बच्चे, अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। ओके बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मेरे पास स्कैंडियम है 21। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी कि पहले उसमें आर्गॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और फिर वो हो जाएगा 3d1। अगर हम इसको ऐसे कर लें, ओके, 3d1 4s2। स्कैंडियम के बाद है जी एलिमेंट टाइटेनियम 22। इसमें भी क्योंकि 22 है, आर्गॉन में 18 हो गए, फिर 4s2 20 हो गए और 3d2 22 हो गए, यानी 22 हो गए। अगर आप इसको यूं करें तो 1 2 3 4 5 ये एक आ गया, और ये फिर इसमें देखें तो इसमें ये बनेगी 1 2 3 4 5। ये जो है आपको पता है हुंड्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग ऑर्बिटल्स में, उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अलग-अलग रहेंगे। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम है वो 3d3 हो जाएगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड 3d3 4s2। जो क्रोमियम है नेक्स्ट, दैट विल बी एक्सेप्शनल,
क्रोमियम में 24 हैं। होना क्या चाहिए था, चलें पहले आर्गॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद होना ये चाहिए था कि 3d4 4s2 होता, मगर ये ऐसे नहीं होता, जबकि इसकी ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है आर्गॉन 3d5 4s1। तो ये क्या बनेगा जी, कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए बेटा, 1 2 3 4 5 और 4s1। ठीक है, तो ये इसके अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके न्यूट्रल एटम में। इसके बाद जो क्रोमियम के बाद मैग्नीज 25 है, वो 3d5 4s2 इस तरह चलेगा। अगर आप इसको पेज नंबर 61 पे कंटिन्यू करें और देखें इसको, तो आपके पास कॉपर जो है, कॉपर उसमें बेटा बन रहा था 29। तो अब जरा देखें कि इसमें एक्सपेक्टेड क्या था। इसमें एक्सपेक्टेड ये था कि 3d 3 सॉरी पहले आर्गॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3d9 और 4s2 होता, यानी कि आर्गॉन के 18, s के 2 20 और d के 9 29 हो गए। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली सही नहीं है, जो इसमें रियल बनती है वो ये बनती है 3d10 4s1। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 मतलब चौथे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका इनर शेल कंप्लीट है, इस वजह से ही इसको 1b कहा जाता है, ग्रुप 1b कहा जाता है। अब इसका d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं रहा, बल्कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये इसकी रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए इसको जो है ना, अच्छा 3d10 4s1। ओके, किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई क्वेश्चन है बच्चे? नहीं सर। जी बच्चों, माहम? नो सर। ओके बेटा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो अभी मैंने आपको एक्सेप्शनल चीजें बताई हैं कि इसका ये होना चाहिए था मगर ये होता है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसकी रीजन क्या है बच्चों, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 61 के बॉटम में, इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इरेगुलरिटीज क्यों होती हैं? इरेगुलरिटीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्यों होती हैं? इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख लें कि द इरेगुलरिटीज क्यों हैं कि जो डी ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर ये खूबी है कि इसके अंदर 5 या ये 10 हो जाएं, तो मतलब जब ये हाफ हो जाए तो ये पार्शियली स्टेबल हो जाता है, और डी ऑर्बिटल जब 10 हो जाए तब भी पार्शियली ये स्टेबल हो जाता है। अब इसमें जो रीजंस हैं स्टेबिलिटी की, वो पेज नंबर 62 पे कुछ रीजंस दी हुई हैं जो अफेक्ट करती हैं इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को। एक है जी न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बेटा, दूसरा है जी शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, चौथा है जी द एक्सचेंज एनर्जी फोर्सेस। अब all these factors play important role together in determining the stability, कि ये कैसे स्टेबिलिटी ले आता है इरेगुलरिटीज की वजह से। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 62 पे, कि इरेगुलरिटीज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्यों हैं, और उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं उसकी स्टेबिलिटी के बच्चों। आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। नेक्स्ट है बच्चे बाइंडिंग एनर्जी। एक चीज का ख्याल रखें कि डी सीरीज में ये ट्रेंड चल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुरू में कम होते हैं, 1 2 3, सेंटर ऑफ द सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सीरीज। कि डी सीरीज जो हैं, डी सीरीज कौन सी हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 3D 4D 5D 6D, ये कहाँ पे मौजूद हैं, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो रोज हैं, जो पीरियड्स हैं, उनको सीरीज का नाम दिया गया है। पहली जो सीरीज है, पहला जो पीरियड उसमें मौजूद है वो 3D सीरीज है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं, सेंटर में मैक्सिमम और राइट पे फिर एंड पे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। स्कैंडियम पहला था, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2 थे, वनीडियम में 3 थे और क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। सो अब ये जो पहला टॉपिक हम इसके रिलेटेड पढ़ने वाले हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो होती है फोर्स जिससे वो होल्ड करता है, होल्ड करने वाली, ज्वाइन करने वाली उनको एनर्जी, जो उनको ज्वाइन करके रखती है, ये होल्ड करके रखती है। सो अब इसमें अगर बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में सेकंड लाइन में देखें कि वो कहते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टफ। ये टफ क्यों है? क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। रीजन देखें जी कि इसमें एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और वो पार्शली फिल्ड जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स जो इसमें खास तौर पे इन्वॉल्व हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और वेरिएशन जो है इसमें, अगर आप वेरिएशन की जिक्र करें तो उसमें यही वेरिएशन आपको बताइए। और एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग फोर्स, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे इतनी ही बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे बाइंडिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होने से क्या होगा कि हाई मेटाबॉलिक पॉइंट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, सेंटर में मैक्सिमम फिर डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब बच्चे वो टॉपिक जिसका आप कह रही थी, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या है, वो भी यही है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से लिंक्ड है। आप इसके ग्राफ में आए, अगर आप इसके पेज नंबर 63 पे देखें कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड पैराग्राफ है और उसमें आपके क्विक क्विज जो 4 क्वेश्चन था पहले क्विक क्विज का, उसका आंसर है कि व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है जी बच्चे कि the reason is that they have d electrons in addition to s electron for the purpose of bond formation। कि अब इनमें क्या होता है जी, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, एस कंप्लीट होता है ज्यादातर, तो इन्होंने डी से ही बॉन्डिंग करनी होती है, ठीक है। these elements have several d and s electron, the energy of d and s orbital are very close, so they can easily lose the electron to ns electron in the highest oxidation state। कि अब ये क्या कर सकते हैं, ये अपने d ऑर्बिटल से भी और खास तौर पे s ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और यहाँ से ये कभी ये s से लूज करते हैं, फिर d से भी कर जाते हैं, फिर मजीद d से कर जाते हैं। अब इसका ट्रेंड देखें तो स्कैंडियम पहला एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो इसने बताई हैं वो 2 हैं, +2 और +3, 2 किस्म की ऑक्सीडेशन। स्कैंडियम के आगे मूव करें तो टाइटेनियम है, उसमें उसने बताया है कि उसकी 3 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 +4। एक्चुअली बुक में अगर आप देखें तो पेज नंबर 63 की बॉटम पे उन्होंने आपको प्लस नहीं साइन लिख के दिया, बट you people know it's understood कि they are metals and they would have positive charge, rare cases exceptional cases are there, वो बहुत कम है, वो आप पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। मैग्नीज में नेगेटिव चार्ज भी आएगा एक केस में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है जी। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस में आती हैं? वो सेंटर में मैग्नीज है। मैग्नीज की 7 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। और मिनिमम फिर इधर है राइट साइड पे जिंक है, जिसकी कॉमनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वाली, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी पेज नंबर 64,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा एलिमेंट कौन से कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है कैटालिटिक। आपने हाबर प्रोसेस में पढ़ा हुआ है कि हाबर प्रोसेस में आयरन यूज होता है। घी बनाने के प्रोसेस में आपको पता है निकल यूज होता है। इसी तरह आपका मैंगनीज ऑक्साइड यूज होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 V2O5 इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पेज नंबर 64, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो अक्सर आपको पास पेपर्स में मिलेगा वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, magnetic behavior again linked with unpaired electrons. So unpaired electron से बेटा ये linked है। unpaired electron जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है जी? पैरामैग्नेटिज्म। ओके, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है जी? पैरामैग्नेटिज्म होता है वीक अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक होता है रिपल्शन। पैरामैग्नेटिक होता है बेटा वीक अट्रैक्शन। सो वीक अट्रैक्शन डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ n से मुराद है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन Bm। अब Bm बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा मतलब उसमें पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा, और वो कब आएगी? जब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रेंड है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, सेंटर में मैक्सिमम और फिर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जी अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय, अलॉय ये होता है कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये सॉलिड फॉर्म में तो मिक्स होंगे नहीं, तो इनको हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद इनको लिक्विड बनाकर और मिक्स किया जाएगा। इसमें ये होता है कि क्यों अलॉयज बनाए जाते हैं? किसी पर्पस ओरिएंटेड अलॉयज होते हैं। जंग से बचाना है लोहे को तो आप उसमें इसका अलॉय बनता होता है। इसी तरह ब्रास एक है, कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर कॉपर जब उसमें जिंक मिक्स किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। स्टील है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे में मिक्सिंग की जाती है और स्टील बनाया जाता है। सो ये पर्पस। अब इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बेहतर हैं? व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड फॉर अलॉयज? बिकॉज ऑफ सेम साइजेस, इनके एटम्स के साइज मैच होते हैं। सो जरा अच्छी फिक्सिंग हो जाती है। आपको ये भी पता होगा कि अगर आपने कहीं पेयरिंग करनी है, एक एटम इतना बड़ा हो दूसरा इतना हो फिर उसमें एक इतना बड़ा एटम जुड़ जाए, तो ये एक अच्छी पेयरिंग नहीं है। रादर देन हमारे पास सेम साइज के एटम्स आपस में जुड़े हुए हों। तो यही इसकी रीजन उसने लिखी है कि इनके साइजेस की। आप अलॉय फॉर्मेशन में इसमें देखें पेज नंबर 64 के एंड पे, why transition elements are best to form alloys, they have almost similar sizes। ठीक है, आगे ये जो टेबल है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ब्रॉस, ब्रॉन्ज और नाइक्रोम कई दफा हमने क्लास में डिस्कस भी किया। इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे क्या आएगा? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज में 90 से 95% कॉपर और टिन 5 to 10% है। नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम और आयरन होता है। अलॉयज की प्रॉपर्टीज, अलॉयज कंपैरेटिवली चीपर होते हैं क्योंकि महंगे मेटल को मिक्स करके उसमें थोड़े चीपर मेटल मिक्स करके उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सॉरी सिर्फ ड्यूरेबल होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और बेटर कंडक्टर देना, बट नॉन कंडक्टर अलॉयज भी बनाए जाते हैं। जी बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं आप। जी साथ बच्चे, कोई क्वेश्चन है? माहम, हैदर। सर ये इरेगुलरिटी इन कॉन्फ़िगरेशंस में ज्यादा इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है? पेज नंबर 61 वो कहता है जी द एग्जैक्टली हाफ फिल,
and completely filled d orbital possess extra stability. मैंने आपको बताया कि जो d orbitals होते हैं ना, उसमें दो खूबियां होती हैं कि जब वो D5 हो या D10 हो, इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। और उसकी इंग्लिश पढ़ें, वो कहता है पेज नंबर 61 की बॉटम पे, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये हाफ फिल्ड हो गया और ये कंप्लीटली फिल्ड, इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से अब क्या होता है कि D4 नहीं होता, वो यकदम D5 हो जाता है। ये आपने देखा है ना, क्रोमियम में D4 होना चाहिए था लेकिन वो D5 हो गया। हैदर, ये बात आपने नोट की है, पेज नंबर 61 पे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D4 होना चाहिए था, जबकि वो क्या हो गया, D5। D5। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा। कॉपर को D9 होना चाहिए था, वो D10 हो गया। ये इरेगुलरिटी तो आई है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि इनके अंदर ये खूबी है ना, इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इन दो बातों की वजह से। यही इरेगुलरिटी की वजह है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है, इनकी स्टेबिलिटी जो है फिर वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और द एनर्जी फोर्सेस, कोई सी भी। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई किसी का? सर क्विक क्विज 2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। क्विज कौन से पेज पे? 65। पेज नंबर 65। विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स enable them to serve as a catalyst? Hard and variable oxidation state. वेरिएबल, और ये आपको, आप देखें पेज नंबर 64 पे आए ना, पेज नंबर 64 सेकंड पैराग्राफ टॉप से, उसका आंसर लिखा है the reason is that the transition elements show variety of oxidation state. In this way they can form intermediate product with various reactant. इसलिए ये आपको सेकंड लाइन में आंसर मिल गया बेटा। नैश मिल गया? जी सर। ठीक जी है सर, मिल गया। ओके बच्चे। और कोई क्वेश्चन? शाबाश, और पूछें जी।